नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रज्ञा टांक आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम सभी लोग बीएससी पार्ट 1 के पेपर 3 फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट 1 का गैसेस स्टेट्स का चैप्टर शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग उसमें पढ़ेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, अर्थात गैसों का अणुगति सिद्धांत। हम गैसेस स्टेट का चैप्टर शुरू करें इससे पहले हम एक बार नज़र डालते हैं इसके अंतर्गत जो पाठ्यक्रम हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे गैसों के अणुगति सिद्धांत के अभिग्रहितों के बारे में। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा आदर्श भार से विचलन, वॉन डेर वाल्स के अवस्था समीकरण। इसके अलावा हम क्रांतिक घटनाओं और आणविक वेगों के बारे में भी इसका अध्ययन करेंगे। आइडियल गैसेस के व्यवहार के संबंध में हमने अब तक जितने भी नियम पढ़े थे ये सभी प्रायोगिक तथ्यों पर आधारित थे। ये नियम जैसे कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, लीवाक्स लॉ, अवोगाड्रो लॉ, और इन सभी की व्याख्या हमारे अणुगति सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है। तो कुछ जो बहुत इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, जो प्रमुख अभिग्रहित हैं गैसों के अणुगति सिद्धांत के, उनमें सबसे पहला कहता है प्रति गैस सूक्ष्म कणों की मिलकर बनी हुई होती है जिन्हें मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। इसमें बहुत सिंपल है कि कोई भी गैस बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म कणों की मिलकर बनी हुई होती है और जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। दूसरा अभिग्रहित क्या कहता है? वो कहता है कि किसी एक गैस के समस्त अणु एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं, लेकिन ये अन्य गैसों के अणुओं से भिन्न भिन्न होते हैं। अर्थात क्लोरीन गैस के सारे अणु एक समान होंगे, परंतु वो सभी हाइड्रोजन गैस के अणुओं से बिल्कुल भिन्न होंगे। नंबर 3, गैसों के अणुओं की सूक्ष्म, कठोर एवं गोल कणों के रूप में कल्पना की गई है, जिनका आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य माना गया है। अर्थात ये जो गैस के मॉलिक्यूल जिनके बारे में हम अध्ययन करना चाह रहे हैं, जो आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल हैं, इनके जो अणु हैं ये सूक्ष्म हैं, बहुत छोटे हैं, परफेक्टली स्फेरिकल हैं, गोल हैं और हार्ड मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत कठोर कणों के रूप में इनकी कल्पना की गई है। अर्थात 3 चीज़ें जो इनमें समाहित की गई है वो सूक्ष्म हैं, बहुत छोटे हैं, दूसरी चीज़ गोल स्फेरिकल हैं, तीसरी कठोर अर्थात हार्ड पार्टिकल्स के रूप में इनकी कल्पना की गई है। और इनका खुद का मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है, इनका खुद मॉलिक्यूल्स कणों का जो आयतन है, ये गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य माना गया है। पॉइंट नंबर 4, गैस के अणु लगातार गतिमान अवस्था में रहते हैं। ये हर संभव दिशा में गति करते हैं, इनका वेग बहुत अधिक होता है और चाहे कोई भी दिशा हो ये सदैव सीधी रेखा में ही गति करते हैं। जब ये पात्र की दीवारों के साथ अथवा परस्पर एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो किसी अन्य दिशा में लेकिन पुनः सीधी रेखा में गमन करते हैं। इस एक पॉइंट में हम कहते हैं 2 पॉइंट्स, हम इसको अलग अलग तरीके से समझेंगे। पहला, जैसे कि आपको वीडियो में भी दिख रहा है यहाँ पर, कि गैस के जो कण हैं वो लगातार गतिमान अवस्था में हैं, ये हर संभव दिशा में गति करते हैं, इनकी गति बहुत अधिक है और आप एक बात इनमें नोट कर रहे हैं कि इनकी दिशा चाहे कोई भी हो, परंतु इनकी जो मोशन है वो सिर्फ लीनियर मोशन ही रहेगा। पहला पॉइंट। दूसरा, जब ये क्योंकि लगातार गतिमान अवस्था में है इसलिए ये टकराएंगे, 2 तरह से टक्करें करेंगे, एक तो परस्पर एक दूसरे के साथ और दूसरा पात्र के दीवारों के साथ।
और इन दोनों प्रकार की टक्करों के बाद जब वे वापस गतिमान अवस्था में आएंगे तो ये पुनः सीधी रेखा में ही गमन करने लगते हैं। अब हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। वो ये कहता है कि गैस के अणु जब पात्र की दीवारों से टकराते हैं तो पात्र की दीवारें बल को अनुभव करती हैं और इकाई आयतन पर गैस अणुओं द्वारा लगाया जाने वाला बल ही गैसीय दाब होता है। अर्थात गैस का प्रेशर हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर, हम ये कह रहे हैं कि प्रति इकाई आयतन पर यूनिट वॉल्यूम गैस के जो कण हैं वो जितने फोर्स से पात्र की दीवारों से टकरा रहे हैं वही उसके गैस का प्रेशर होगा। अर्थात force applied per unit volume by the gas molecule will be equal to the pressure of the gas. Point number 6. गैस के अणुओं को ठोस गोलाकार होने के साथ साथ पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ भी माना गया है। प्रत्यास्थ मतलब यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक, जिससे उसकी परस्पर टक्करों से अथवा पात्र की दीवारों के साथ टक्कर होने से उनकी ऊर्जा बिल्कुल भी नष्ट नहीं होती है। हम यहाँ पर ये देख चुके हैं पहले कि टक्करें दो प्रकार की हो रही हैं, पहली कणों के आपस में और दूसरी पात्र की दीवारों के साथ। और यहाँ पर यह माना गया है कि कण पूर्ण गोलाकार तो हैं ही, परंतु इनकी दोनों प्रकार की टक्करों में ही ये पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ हैं। The collisions are perfectly elastic. इसका मतलब ऊर्जा में किसी प्रकार की कमी नहीं हो रही है इनमें किसी प्रकार की टक्करों के बाद। पॉइंट नंबर 7, गैस अणुओं के मध्य परस्पर कोई आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं होता और इनकी गति पर गुरुत्वाकर्षण बल का भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि किसी भी प्रकार के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्सेस हो, आकर्षण के बल हो, अथवा रिपल्सिव फोर्सेस हो, प्रतिकर्षण के बल हो, इनका किसी प्रकार से कोई अस्तित्व नहीं होता है गैस के कणों के मध्य। पॉइंट नंबर 8, किसी गैस के समस्त अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का मान गैस के परमताप के अनुक्रमानुपातिक होता है। अर्थात किसी भी गैस की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, औसत गतिज ऊर्जा अर्थात एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, उसकी जो वैल्यू है वो उस गैस के परमताप अर्थात एब्सोल्यूट टेम्परेचर के अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। पॉइंट नंबर 9, क्योंकि गैस के सभी कण लगातार गतिमान अवस्था में हैं, इसलिए पॉइंट नंबर 9 में कहता है कि समस्त अणुओं के वेग व ऊर्जा समान नहीं होते। सभी कण क्योंकि लगातार गतिमान अवस्था में हैं और ये माना जाता है कि सभी अणुओं के वेग व ऊर्जा समान नहीं होते हैं। अतः अणुओं के वेग या ऊर्जा से तात्पर्य होता है उनका औसत वेग या औसत ऊर्जा। ये जब हम अणुओं के वेग की बात कर रहे हैं, हम एक तरह से गैस के एवरेज काइनेटिक एनर्जी औसत गतिज ऊर्जा की ही बात कर रहे हैं। तो ये थे यहाँ पर हमारे गैसों के अणुगति सिद्धांत के सभी प्रमुख अभिग्रहित, ऑल द इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो आज हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।